नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीवीराज एजुकेशनल हेल्पर। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं वालों के विज्ञान के पेपर के बारे में। इनके कक्षा 8वीं वालों के विज्ञान का पेपर कैसा आएगा वार्षिक परीक्षा में और कौन सा आएगा, ये सारी जानकारी इसी पेपर के अंदर है विद्यार्थियों। और कौन सा पेपर आएगा, उसे हल कैसे करना है और क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तरीका भी देख ले विद्यार्थियों, ताकि इसी तरीके के प्रश्न भी आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर विद्यार्थियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले प्रत्येक पेपर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो विद्यार्थियों, जल्द से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्षतिग्रस्त बीज सतह पर क्या करने लगते हैं विद्यार्थियों? तैरने लगते हैं। जो आंसर हमने पहले ही टिक करके लिख के बता दिया विद्यार्थियों। दूसरा, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, सेकंड घरेलू मक्खी, थर्ड ड्रैगन मक्खी, फोर्थ मकड़ी। तो विद्यार्थी इसमें आपका राइट आंसर है वो घरेलू मक्खी, यानी संचरणीय रोग। यानी घरेलू मक्खी क्या होती है विद्यार्थियों? कूड़े कचरे पर बैठती, गंदगी पर बैठती, वहाँ से इसके शरीर से कुछ जीवाणु और रोगाणु चिपक के आ जाते हैं और वो जैसे ही घर के अंदर आके भोजन पर बैठते वही भोजन अपन करते तो उससे बीमार हो जाते। और ये किस प्रकार का रोग हो गया? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य घरेलू मक्खी द्वारा किया जाता है। उस रोग को संसर्गजन्य रोग कहा जाता है। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक है। फर्स्ट है कृत्रिम रेशा, सेकंड मानव निर्मित, थर्ड बहुलक, फोर्थ अन्य रेशा। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है। और इसमें विद्यार्थियों आपकी मानव निर्मित भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें बहुलक है लेकिन आप मानव निर्मित भी लिख सकते हो क्योंकि ये एक रेशा ना होकर के एक प्लास्टिक एक प्रकार की पदार्थ है। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतले चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? फर्स्ट जिंक, सेकंड फास्फोरस, थर्ड सल्फर, फोर्थ ऑक्सीजन। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा जिंक, क्योंकि फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन, तीनों, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये दोनों क्या है, धातु। तो इनको पीटने पर क्या बिखर जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन जिंक क्या है, धातु, जो पतले चादर के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। वाहनों के लिए कम प्रदूषक ईंधन है एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा सीएनजी। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई? 1665, सॉरी विद्यार्थी 1965, 1765, 1865 और 1665। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1665। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। एक युग्मनज का मतलब है एक मादा युग्मक तथा एक नर युग्मक, यानी शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, तब युग्मनज बनता है। तो एक युग्मनज में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या अनेक? तो विद्यार्थी 2 होगी। कौन सी? एक तो नर तथा एक मादा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों सेकंड वाला, रॉबर्ट हुक। अगले क्वेश्चन देखिए, नंबर, लकड़ी व कोयला जलने से वायु का होता है, क्या होता है वायु का? प्रदूषण। वायु का क्या होता है विद्यार्थियों? प्रदूषण। प्रश्न 10वां देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, यानी किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली को विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। कॉलम ए और कॉलम बी देखिए, कॉलम ए के अंदर दिया है, उसको बी से मिलाना है। कॉलम ए में खरीफ की फसल, विद्यार्थी इसमें खरीफ की फसल को किससे मिलाएंगे? धान व मक्का से। ये वाली लाइन आगे वाले विद्यार्थियों गलत है, इसको आप इसके पीछे लिखा हुआ है, इससे मिलाओगे धान व मक्का से। किससे मिलाओगे? धान व मक्का से। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक यूरिया व सुपर फॉस्फेट। और कार्बनिक खाद मवेशियों का चारा। 12वां क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों को सत्य व असत्य बताइए, यानी इसमें ट्रू फॉल्स वाला है, सत्य और असत्य बताना है।
ईस्ट का उपयोग चीनी के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग चीनी के उत्पादन में नहीं, एल्कोहल के उत्पादन में होता है। तो इसमें क्या आएगा? एफ, असत्य। दूसरा देखिए 12वें का, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है, ये एक उपकरण है, ये एक प्रतिजैविक नहीं है। इसमें भी असत्य। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। बिल्कुल राइट, ट्रू, ट्रू यानी सत्य। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके, वो है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक अंतर बताना है। विद्यार्थी इसमें अंतर नहीं लिखा, अंतर बताना है। इसके अंदर अंतर के अंदर आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। नहीं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और इसके उदाहरण के लिए पीवीसी, यानी जैसे अपन गर्म करके विकृत कर सकते हैं या मोड़ सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है, उनकी एक बार वस्तु बना दी जाती है विद्यार्थियों, और उससे फिर किसी प्रकार की उष्मा देकर गर्म नहीं किया जाता है, ना ही मोड़ा जा सकता है। जैसे बेकेलाइट और मेलेमाइन, इन दोनों पदार्थों से मिला करके कुछ प्लास्टिक वस्तु, जैसे आपने देखा है बिजली बोर्ड है, जो अपने घर पे बिजली के बोर्ड होते हैं, उसके ऊपर का भाग है वो भी प्लास्टिक का होता है, लेकिन वो कठोर होता है, वो मुड़ता नहीं। अगर मोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो क्या होगा विद्यार्थी? टूट जाएगा। 14 देखिए, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? आघात वर्धनीय विद्यार्थियों, आघात वर्धनीय धातुओं का गुण है जिसके अंदर क्या है? धातुओं को पीटकर एक शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं को पीटकर एक शीट के अंदर परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। कार्बनीकरण व पृष्ठकरण किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों कार्बनीकरण, तो देखते कार्बनीकरण यानी पेड़ पौधों का वायु दाब से कोयले के रूप में परिवर्तित होना कार्बनीकरण कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि लंबे समय तक पेड़ पौधों का भूमि के अंदर दबे रहने से उनका कोयले के अंदर परिवर्तन होने के प्रक्रम को कार्बनीकरण कहा जाता है। दूसरा इसका देखिए पृष्ठकरण, पृष्ठकरण यानी कोयले को जलाने के लिए जिस भट्टी का उपयोग किया जाता है उसे पृष्ठकरण कहते हैं। अगला देखिए, एक प्रयोग में 5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है, उत्पन्न उष्मा का माप 2 लाख किलो था, तो ईंधन का उसमें मान परिकलित कीजिए। तो विद्यार्थी इसमें क्या करना आपको? उष्मा का मान, किसका मान? उसमें मान ज्ञात करना है। तो उसमें मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? उत्पन्न उष्मा का माप बट्टा क्या करना है? ईंधन का द्रव्यमान, ईंधन का द्रव्यमान। तो जैसे उत्पन्न उष्मा का मान कितना है, उसमें मान ज्ञात करने के लिए उत्पन्न उष्मा का मान है विद्यार्थियों 2 लाख। कितना है? 2 लाख। और अपने पास में ईंधन का द्रव्यमान यानी जो दिया गया ना 5 किलोग्राम, ये ईंधन का द्रव्यमान है। जो 2 लाख दिया है क्या? उत्पन्न उष्मा का मान है। तो उत्पन्न उष्मा का मान बटा ईंधन का द्रव्यमान बराबर क्या आएगा? उसमें मान। तो ईंधन का उसमें मान, उस ईंधन का उत्पन्न उष्मा का माप कितना? 2 लाख, और ईंधन का द्रव्यमान है 5 किलो, बराबर क्या आएगा विद्यार्थियों? 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 40,000 बार। तो विद्यार्थियों इसका आंसर आपका आ जाएगा 40,000। क्या उसमें मान कितना है? 40,000। अगला देखिए 17वां, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज व संकटापन जंतुओं के बारे में संक्षिप्त में बताइए। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज वह इस स्पीसीज या किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज जिसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं, या वह स्पीसीज जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। संकटापन जंतु विद्यार्थियों, संकटापन जंतु वे प्रजातियां जो कम समय के अंदर विलुप्त हो जाती या होने की कगार पर हो उन्हें संकटापन कहते हैं, यानी संकट के अंदर हो, अभी भी उनकी संख्या बिल्कुल कम है, जो अभी विलुप्त होने की कगार पे ही हो, इन्हें क्या कहेंगे? ऐसे जंतु को संकटापन जंतु। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। केंद्रक, कोशिका और कोशिका भित्ति। केंद्रक देखिए, कोशिका के मध्य एक सुस्पष्ट संरचना दिखाई देती है, जैसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों?
केंद्रक कहेंगे। यानी कोशिका के मध्य एक सुस्पष्ट संरचना दिखाई देती है जिससे केंद्रक कहेंगे। कोशिका सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जैसे कोशिका कहते हैं। यह शरीर सजीवों का शरीर संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई द्वारा जिस इकाई द्वारा बना होता है या मूलभूत इकाई द्वारा बना होता है जैसे कोशिका कहते हैं। कोशिका भित्ति, विद्यार्थियों कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिका भित्ति दी है। ये एक खास पॉइंट है क्योंकि कोशिका भित्ति होती है वह सजीवों के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसमें जीव जंतु के अंदर नहीं, पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। विद्यार्थियों पेड़ पौधे भी सजीव है लेकिन ये पादपों के अंदर पाई जाती है। तो सजीवों के तो अंदर पाई जाती है लेकिन किसके अंदर? जंतुओं के अंदर नहीं, पादपों के अंदर। मनुष्य के अंदर भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति की परिभाषा क्या लिखोगे विद्यार्थियों? कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत नुमा संरचना पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो विद्यार्थियों कोशिका झिल्ली आए तो कोशिका झिल्ली तो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, लेकिन जंतुओं के अलावा पादप में एक और संरचना पाई जाती है कोशिका के ऊपर जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली तक तो दोनों में समान है लेकिन कोशिका भित्ति पादपों में अलग है। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए तथा जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन विद्यार्थियों अलैंगिक जनन ऐसे जीव जो विकसित होकर एक नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी जनन क्रिया में एक ही जीव का भाग लिया जाता है। यानी ऐसे जनन प्रक्रिया जिसमें जनन यानी संतति उत्पन्न करने वाले केवल एक ही जीव हो, यानी 2 जीव नहीं। लैंगिक के अंदर विद्यार्थियों नर और मादा युग्मक मिलके संतति उत्पन्न करते हैं, लेकिन अलैंगिक के अंदर एक जीव के द्वारा ही नया जीव उत्पन्न होता है। जिसके उदाहरण आपको भी उदाहरण के तौर पर बताऊं तो हाइड्रा और अमीबा। हाइड्रा में मुकुलन की विधि के द्वारा और अमीबा में द्विखंडन की विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है और इसमें एक जीव के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। इसमें 2 जीव भाग नहीं लेंगे अलैंगिक जनन में। अगला देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उसमें प्रमुख 3 अंतर बताइए। तो विद्यार्थियों चित्र आपको किताब के विज्ञान की किताब के 8वें पाठ के अंतिम पेज पे मिल जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। पादप कोशिका में देखिए, पादप कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है या इसे कोशिका झिल्ली भी लिख सकते हो। इसके अलावा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, आप झिल्ली भी लिख सकते हो। और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। तो ये इसके 3 अंतर हो गए और चित्र आपको किताब के अंदर मिल जाएगा विद्यार्थियों 8वें पाठ के अंत में। तो विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं।